नमस्कार, चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम CDS एग्ज़ाम 2023 की जो पहली परीक्षा हुई थी उसके सामान्य अध्ययन के पेपर में विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अंत तक देखें। चलिए पहला प्रश्न है, किसी धावक को दौड़ने के दौरान उरु पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है। यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? जब कोई धावक दौड़ता है तो उसकी जो उरु पेशी होती है उसमें ऐंठन आ जाती है और दर्द महसूस होने लगता है। तो जो इसका ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, CO2, पाइरुविक अम्ल, एथेनॉल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन 1 जो है इसका सत्य है। लैक्टिक अम्ल के संचयन से उरु पेशी में ऐंठन और दर्द होने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी धूप वाले दिन एक पौधे में एक पत्ती तोड़ी जाती है और उसे 2 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में रखा गया है। उसके बाद उसे उबलते अल्कोहल में निमज्जित किया जाता है और फिर उसे आयोडीन घोल से उपचारित किया जाता है। परीक्षण के पश्चात पत्ती का अंतिम रंग क्या होगा? देखिए ऑप्शन है रंगहीन, हरा, नीला, सफ़ेद। देखिए जाहिर सी बात है कि जो हरी पत्ती है तो वो हरे रंग की होगी क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों में जो स्टार्च पाया जाता है जिसे मंड भी कहते हैं, पत्तियों में क्या पाया जाता है? स्टार्च। जब स्टार्च को हम आयोडीन विलयन के साथ मिलाते हैं तो उसमें हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? उस पे हमें नीला रंग प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा? नीला अथवा काला रंग भी प्राप्त हो सकता है। तो इस विकल्प के अनुसार इसका जो है उत्तर है नीला। विकल्प इसका सी सही है। अगर ये पूछ ले कि स्प्रिट में उबालने के बाद पत्तियां क्या हो जाती हैं, तो स्प्रिट में उबालने के बाद पत्तियां रंग विहीन हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल रुधिर का समपराशरी विलयन में तनुकृत किया जाता है तो RBC को क्या होगा? जो लाल रक्त सेल हैं वो फूल जाएंगी और फट जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। इनके व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, RBC के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में। ठीक है, पहला है पित्त के लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। दूसरा है पित्त वसाओं के पायशीकरण में सहायक होता है। तीसरा है पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य को अम्लीय pH को उदासीन कर देता है। चौथा है पित्त जो है खाद्य के pH को क्षारीय करता है और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है।
देखिए, अगर हम पित्त की बात करें तो सबसे पहले बात जान लेते हैं पित्त क्या होता है। पित्त जो होता है यह एक गहरे हरे पीले भूरे रंग का, मतलब गहरे पीले भूरे रंग का होता है और यह यकृत में निर्मित होता है। कहाँ निर्मित होता है, ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। क्या किस रंग का होता है पित्त, वो पीले भूरे रंग का होता है। और ये क्या काम करता है, यह छोटी आंत में लिपिड वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है पित्त वसाओं के पायसीकरण में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। जो ऑप्शन ए है जो पूछ दिया गया है, पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। पित्त में लिपिडों के अवशोषण के लिए एंजाइम होते हैं। ठीक है, अवशोषण के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो एक जो है ए वह सही नहीं है और बाकी जो है वो बिल्कुल सही है। बाकी कथनों को भी अब ध्यान में रखे रहिएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मनुष्य का रक्त दाब 120/80 mmHg होता है। ये संख्याएं रक्त दाब को दर्शाती है। आपको बताना है ऑप्शन ए क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति, क्रमशः निलय विश्रांति और निलय संकुचन, क्रमशः अलिंद संकुचन और अलिंद विश्रांति, क्रमशः निलय संकुचन और अलिंद संकुचन। देखिए, जो रक्त दाब होता है क्या होता है 120/80। ठीक है, 120/80 समानता ये मनुष्य का रक्त दाब माना जाता है। तो जो 80 जो है 80 क्या कहलाएगा, प्रकुंचन। 80 कहलाएगा आपका प्रकुंचन और 120 जो क्या कहलाएगा वे विश्राम। ठीक है, विश्राम। तो यानी विश्राम और प्रकुंचन इसका सही जवाब होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के सामने पटाखे को जलाता है और विस्फोट के 5 सेकंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है, तो खड़ी चट्टान से व्यक्ति की दूरी आपको बताना है कितनी होगी। 1700 मीटर, 170 मीटर, 85 मीटर, 850 मीटर। देखिए, मान लीजिए ये एक पहाड़ी है, मैंने बना दिया, देख लीजिए, और यहाँ पर एक व्यक्ति है। ठीक है, और यहाँ पर वो एक पटाखा फोड़ देता है, तो उसकी ध्वनि, पहले ध्वनि टकराएगी पहाड़ में, तब तक मान लीजिए उसने डी दूरी तय कर ली। अब उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी, यहाँ से टकराएगी, फिर इसको वापस यहाँ पर जाएगी, यानी फिर डी दूरी तय कर लेगी। यानी कुल मिला के ये जो है 2d दूरी तय करेगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ध्वनि द्वारा जाने तथा आने में वापस आने में कुल दूरी हमने ज्ञात कर ली 2d है। तो हमें क्या बताना है, खड़ी चट्टान से व्यक्ति की दूरी बताना है। ठीक है, यानी केवल d ज्ञात करना है। तो हमको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी दी गई है 340, दूरी कितनी है 2d, क्योंकि आने और जाने में लग रही, और समय कितना लगा रहा है आने और जाने के बाद 5 सेकंड। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 170 आएगा। d केवल कितना आएगा 17×5 = 85, 850 मीटर। ऑप्शन जो इसका डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत यानी में बदलता है।
माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। स्पीकर यांत्रिक संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। स्पीकर वैद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। देखिए, अगर हम बात करें माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन जो है वह ध्वनि को विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से जो दूसरा जो कथन है वो तो बिल्कुल सत्य है। अब बात कर लेते हैं स्पीकर की, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की। तो जो मोबाइल फ़ोन का स्पीकर है यह वैद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। चौथा भी सही है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी 2 और 4 सत्य है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे के प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितनी यूनिट वैद्युत ऊर्जा की खपत की जाएगी यदि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, E बराबर P इंटू टी अपान 1000। ठीक है, यहाँ पर P कितना दे रखा है? P दे रखा है हमें 100 वाट। T कितना दे रखा है? समय कितना लगेगा? 30 घंटे चलेगा, क्योंकि 3 दिन चलेगा ना, तो 10 घंटे पर डे, तो 10 गुणे 30 हो जाएगा बटे 1000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, तो कितना बचा? हमारे पास बचा 3। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा 3, ऑप्शन 1 जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र क्या निरूपित करता है? ठीक है, आपको बताना है उसका औसत वेग, उसका निवल विस्थापन, उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसकी औसत चाल। ठीक है, एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्र क्या निरूपित करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उसका निवल विस्थापन। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न देखते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? 0.1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 10 डायोप्टर, 100 डायोप्टर। तो इसका जो उत्तर होता है, जो इसका फार्मूला होता है, P बराबर 1/f। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.1 डायोप्टर। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन 1 जो सही होगा। ठीक है, बाकी साइंस के प्रश्न जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी, किसी भी प्रश्न में समस्या आ रही हो तो प्रश्न का जवाब आप समाधान कमेंट करके पूछ सकते हैं।